हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रमोटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है इन द केस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन विच इज कैरीड आउट बाय द आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स के बारे में, कि ये जो पूरी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की यूकैरियोट्स के केस में कैसे होती है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है वो काफी डिफरेंट होता है जो कि यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन है उससे। अब किस रिस्पेक्ट में डिफरेंट होता है, तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस जो होता है वो ये कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली जाके प्रमोटर से बाइंड करके इनिशिएशन कॉज कर देता है। बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता प्रमोटर से और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है विच आर नोन एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है ताकि आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर से बाइंड कर सके और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन हो सके। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये मैंने जैसे बताया ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। और कौन से प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स को बोला जाता है ट्रांस रेगुलेटरी प्रोटीन्स, यानी ये रेगुलेशन करते हैं किस चीज का, ट्रांसक्रिप्शन का। तो ट्रांस रेगुलेटरी ये प्रोटीन्स होते हैं एंड दीज प्रोटीन्स आर सॉल्युबल होते हैं नेचर में। ये इजीली सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, इजीली वहां पे आपको मिल सकते हैं सॉल्युबल फॉर्म में। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, एक जिन्हें कि हम बोलते हैं बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। जनरल होते हैं एक, टीएफ से हम नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को डिनोट करते हैं। तो बेसल या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, या दूसरे टाइप के होते हैं जिन्हें बोला जाता है रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, रेगुलेटरी टीएफ्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो इनमें बाइंडिंग साइट कौन सी होगी उसमें डिफर करते हैं। ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं ये मोस्टली प्रमोटर से बाइंड करते हैं, तो मेनली जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में हेल्प करेंगे वो बेसल वाले ही होते हैं, ठीक है। और जो रेगुलेटरी वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये किससे बाइंड करते हैं, सो दीज बाइंड्स टू दी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो होंगे उनसे ये बाइंड करते हैं, यानी जैसे अगर हम एग्जांपल लें, क्यों है ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस से बाइंड करते हैं। एग्जांपल अगर हम इसका लेते हैं तो इसका एग्जांपल आता है एनहेंसर्स, साइलेंसर्स, रिप्रेसर्स, ये आपने नाम सुने होंगे। तो ये सब जो है ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो रेगुलेटरी है नेचर में, रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, खुद से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को करने में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। उसको रेगुलेट करेंगे, किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, या तो ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं एनहेंसर्स, या फिर साइलेंट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर जीन को, यानी दैट जीन वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इनटू प्रोटीन, उन्हें हम साइलेंसर्स बोलते हैं। आई होप कि आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का ये बेसिक फंडा समझ आ गया हो। अगर हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करें तो जो बेसल जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये हम अभी डील करने वाले हैं इसी वीडियो में। जैसे कि एग्जाम्पल है TF2D, काफी कॉमन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो सबसे पहले जाके बाइंड करता है प्रमोटर की टाटा वाली साइट पे। कहाँ पे, कौन से वाले प्रमोटर की हम बात कर रहे हैं, वो वाले जो आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर होता है उससे, ठीक है। तो TF2D वहां बाइंड करता है। इसके अलावा TF2A भी है और भी बहुत सारे, TF2B भी होता है। तो ये सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं ये बेसल होते हैं, बेसल यानी जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स विच बाइंड टू द प्रमोटर साइट ऑफ द जीन। नेक्स्ट जो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये रेगुलेटरी हैं
और इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए, एनहांसर्स एंड साइलेंसर्स। चलो आगे डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की होल प्रोसेस फ्रॉम इनिशिएशन। तो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं, इनिशिएशन वाली प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं? यूकैरियोट्स के अंदर। बार बार बोल रही हूँ ताकि आप याद रखो कि ये वाली प्रोसेस प्रोकैरियोट्स की हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, ये यूकैरियोट्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूकैरियोट्स की इनिशिएशन जो होती है, इसके अंदर क्या चीज आपको याद रखनी है? तो आपको याद रखना है कि मान लो ये एक सीक्वेंस है जीन का, इसमें प्रमोटर है, ठीक है, और प्रमोटर के साथ एसोसिएटेड रीजन बताया था मैंने, टाटा बॉक्स, TA सीक्वेंस। इसके अलावा एक और बताया था INR, इनिशिएटर सीक्वेंस जिसे हम बोलते हैं, और एक होती है +1 साइट जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो मान लेते हैं कि ऐसा एक जीन के प्रमोटर का स्ट्रक्चर है, तो इससे सबसे पहले आके कौन बाइंड करेगा? जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको, TF2D जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये आके बाइंड करता है। अब इसका जो फंक्शन होता है वो आपको मैं यहीं लिख दे रही हूँ साथ में, ताकि आपको याद रहे। इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाना। अब TF2D जो होता है ये क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स को, ठीक है, टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, जिसे मैं यहाँ ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए TF2D सबसे पहले आके बाइंड करता है, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ TF2D जो कि बाइंड करेगा टाटा बॉक्स से, उसे बोलते हैं TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कंपोनेंट है TF2D का, जो टाटा बॉक्स से बाइंड करता है। तो जब ये बाइंड कर जाता है, उसके बाद कुछ एडिशनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं। मैं इसकी बाइंडिंग और फिर स्ट्रक्चर बना के आपको नहीं दिखा रही हूँ, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे TF2D बाइंड करेगा, फिर उसके साथ और प्रोटीन्स आके बाइंड करेंगे, ठीक है। तो TF2D के बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं TF2A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। ये वाला जो होता है ये क्या करेगा? अब जो TF2D बाइंड कर चुका है उसी को स्टेबलाइज करेगा, उसकी बाइंडिंग को स्टेबलाइज करेगा। सो इट स्टेबलाइजेस दी TF2D बाइंडिंग, TF2D की बाइंडिंग को स्टेबलाइज करेगा ताकि वो वहां से निकल ना जाए। TF2D जो बाउंड हो गया है टाटा बॉक्स से, वो वहां से निकल ना जाए, ठीक है। तो TF2A आके बाइंड करता है। जब TF2A आ गया उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक प्रोटीन आता है जिसे बोलते हैं TF2B, ठीक है। ये आता है, ये क्या करता है? जब TF2D की बाइंडिंग हो गई, टाटा बॉक्स रिकॉग्नाइज हो गया है, अब उसके बाद क्या होगा? स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसे सिलेक्ट किया जाएगा। सो देयर इज सिलेक्शन ऑफ, या आप बोल सकते हो TF2B सिलेक्ट्स द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टार्ट पॉइंट जो ट्रांसक्रिप्शन का है उसे सिलेक्ट करेगा, कहाँ से ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। चलो नेक्स्ट कौन चीज कहाँ बाइंड करेगी? तो नेक्स्ट TF2B के बाद बाइंड करता है TF2F, F बाइंड करता है। F जो होता है, ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसका काम है रिक्रूटमेंट ऑफ, इट रिक्रूट्स दी RNA पॉलीमरेज 2, क्योंकि RNA पॉलीमरेज 2 की बात कर रहे हैं, उसके प्रमोटर की बात करते हैं, तो इट रिक्रूट्स दी RNA पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज 2 को जब इसने रिक्रूट कर लिया तो उसके बाद क्या होगा? RNA पॉलीमरेज आ गया, तो आपको एक तो ये पॉइंट काफी ज्यादा याद रखना है कि TF2F है जो RNA पॉलीमरेज 2 को रिक्रूट करता है। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है? अब मैं इसे रब कर रही हूँ, आपको क्या सीक्वेंस याद रखना है? D के बाद A बाइंड किया, A के बाद B बाइंड किया, B के बाद F बाइंड किया। अभी तक ये हमने डिस्कस किया है। चलो इसके बाद कौन बाइंड करता है? तो इसके बाद बाइंड करता है F के बाद E, TF2E आके बाइंड करता है। अब इसका क्या काम है? E का काम होता है H को लाना, तो ये रिक्रूट करता है,
it recruits the TF2H, 2H वाला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसे रिक्रूट करेगा। और H जो है, नाम से पता चल रहा है H जहां भी आएगा याद रखना है हेलिकेज एक्टिविटीज के अंदर होती है। तो TF2E ने रिक्रूट किया TF2H को, तो अब कौन आ गया है, TF2H आ गया है। ठीक है, इसके पास क्या है, हेलिकेज एक्टिविटी है। हेलिकेज एक्टिविटी का क्या काम होता है कि ये जो हेलिक्स है उसे ओपन कर देगा, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है उसे ओपन कर देगा। अगर वो ओपन नहीं हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज आगे इनिशिएशन कैसे करेगा ट्रांसक्रिप्शन की। तो TF2H हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है, इट ओपन्स द हेलिक्स ऑफ द डीएनए। अब जब वो हेलिक्स ओपन हो जाएगा तो बोला जाता है कि एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं, यही लिख रही हूं मैं क्योंकि इसी के साथ साथ ये प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं प्रमोटर क्लियरेंस। प्रमोटर क्लियरेंस। अब प्रमोटर क्लियरेंस जो है प्रोसेस, इसके अंदर क्या हो गया, प्रमोटर क्लियर हो गया। अब इनिशिएशन इजीली आरएनए पॉलीमरेज कर सकता है। तो आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि हेलिक्स जो है वो ओपन हो गया है, तो इसकी प्रमोटर क्लियरेंस की जो एक्टिविटी होती है ये फॉलोड होती है बाय द फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, फॉस्फोराइलेशन। किस चीज का फॉस्फोराइलेशन होगा, ऑफ CTD। CTD इज C टर्मिनल डोमेन। C टर्मिनल डोमेन किस चीज का, ऑफ द लार्ज सब यूनिट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 2, ऑफ द लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। तो क्या हुआ, TF2E ने बाइंड किया, E ने H को लेके आया E, और H जब आ गया उसकी हेलिकेज एक्टिविटी है, उसने हेलिक्स को क्लोज से ओपन कॉम्प्लेक्स कर दिया। जैसे हमने पीछे वाली वीडियोस में पढ़ा था, आपको याद होगा कि पहले कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्लोज होता है, तो उसे ओपन कर दिया। तो जब वो ओपन हो गया तो क्या होगा कि प्रमोटर क्लियरेंस हो चुकी है, अब आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएशन करनी है। तो इस इनिशिएशन को बताने के लिए कि इनिशिएशन कर सकता है आरएनए पॉलीमरेज, जो TF2H है वो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 का लार्ज सब यूनिट है उसकी CTD यानी C टर्मिनल डोमेन को फॉस्फोराइलेट कर देता है। तो इस फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज 2 को पता चल जाता है कि उसे इनिशिएशन स्टार्ट करना है। तो अभी तक ये सारे जो फैक्टर्स हमने बात करी, जो फैक्टर्स आके बाइंड हुए हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ, D आया था, D के बाद A आया था, B आया था, फिर F आया था जो आरएनए पॉलीमरेज 2 को लाया था, F के बाद हमने यहाँ E डिस्कस किया, E के बाद H आया और उसके बाद इनिशिएशन शुरू हुआ। ठीक है, तो इन सब की बाइंडिंग से जो कॉम्प्लेक्स बना, इंक्लूडिंग द आरएनए पॉलीमरेज 2, this whole complex is known as pre-initiation complex. Pre-initiation complex किस लिए बोला गया है, क्योंकि ये इनिशिएशन से पहले बन रहा है। ठीक है, इनिशिएशन शुरू होने से पहले ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भी है, याद रखना है, और डीएनए हेलिक्स तो हो गई। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात कर रहे हैं हम। तो ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है जो फॉर्म हुआ है। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, इनिशिएशन हो गया, अब जो ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस होगी, ये अगर डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, यहां से ओपन हो गया है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके शुरू कर देगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे आरएनए फॉर्म होता रहेगा। तो ये जो आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है, ये किस प्रोसेस से बन रहा है, तो इस प्रोसेस को इलोंगेशन बोलते हैं। इलोंगेशन एज सच सेम होती है जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हो रही थी, बस क्या होता है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो इलोंगेशन वाली प्रोसेस है, इसके लिए कोई भी इलोंगेशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे तो प्रोकैरियोट्स में भी कोई इलोंगेशन फैक्टर नहीं चाहिए होता, बट यहाँ पे इलोंगेशन ज्यादा टाइम लेती है।
ठीक है। तो इलोंगेशन प्रोसेस जो है 5' to 3' डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमरेज 2 करता रहेगा और न्यू आरएनए स्ट्रैंड जो है, नेसेंट आरएनए स्ट्रैंड, वो फॉर्म होता रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आरएनए जो है कंप्लीटली डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से अटैच नहीं होता है। सो देयर इज सर्टेन कॉम्प्लीमेंटैरिटी हेयर, जिसकी वजह से डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन रहा है। ये आरएनए है और ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड था, तो यहाँ डीएनए आरएनए हाइब्रिड फॉर्म हुआ था, बट जो आरएनए पहले बन चुका है वो बाहर निकल जाएगा सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में, तो वो बाउंड नहीं रहता डीएनए से, ठीक है, वो बाहर की साइड निकलता रहता है। क्लियर है ये वाली बात? तो ऐसे इलोंगेशन प्रोसेस होती रहेगी। इलोंगेशन एज सच आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, टर्मिनेशन है जो आपको याद करना है, क्योंकि टर्मिनेशन आरएनए पॉलीमरेजेस डिफरेंट टाइप के कैसे कैसे करते हैं। तो मैं टर्मिनेशन प्रोसेस भी यहीं डिस्कस कर रही हूँ, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सो हम पहले बात कर लेते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो टर्मिनेशन कैसे करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये टर्मिनेशन करता है बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन टर्मिनेशन फैक्टर्स। टर्मिनेशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है इसको टर्मिनेट करने के लिए। इलोंगेशन में कोई फैक्टर नहीं चाहिए, इनिशिएशन में चाहिए, जिन्हें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोल रहे थे, ठीक है, या इनिशिएशन फैक्टर भी उन्हें बोला जा सकता है। अब ये जो टर्मिनेशन फैक्टर है जो इसे चाहिए, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसे बोलते हैं रो, ठीक है। सो दिस टर्मिनेशन बाय द हेल्प ऑफ द टर्मिनेशन फैक्टर विच इज रो इज नोन एज रो डिपेंडेंट पाथवे ऑफ टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट पाथवे है ये, किस लिए? क्योंकि ये रो प्रोटीन जो कि टर्मिनेशन फैक्टर है उस पर डिपेंडेंट है टर्मिनेशन के लिए। ये प्रोटीन जो है आपको याद रखना है कि ये वाला प्रोटीन, रो डिपेंडेंट प्रोटीन जो होता है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये चीज मैंने पहले किस लिए नहीं बताई, क्योंकि आप क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि टर्मिनेशन फैक्टर हमारे अंदर क्या होता है ना, कि हम ज्यादातर जब भी हम बोलते हैं कि टर्मिनेशन प्रोसेस हो रही है ट्रांसक्रिप्शन की, तो हम ये बोलते हैं कि रो डिपेंडेंट पाथवे होता है, कि रो जो प्रोटीन है वो आके बाइंड करेगा, वो डिसोसिएट कर देगा आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से, और आरएनए भी अलग हो जाएगा, डीएनए भी अलग हो जाएगा। बट आपको क्या याद रखना है, इसीलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है कि टर्मिनेशन फैक्टर इज द नेम ऑफ द फैक्टर विच इज इन्वॉल्व्ड इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। किस वाले की? जो आरएनए पॉल 1 कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। बट जो रो प्रोटीन है उसके सिमिलर ये टर्मिनेशन होती है, एंड रो प्रोटीन इज फाउंड इन बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने ये पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में, याद है, ठीक है। तो रो डिपेंडेंट पाथवे प्रोकैरियोट्स में होता है, उसी के सिमिलर टर्मिनेशन फैक्टर आरएनए पॉल 1 कैरी आउट करता है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट याद रखना है कि आरएनए पॉल 2 जो है वो कैसे टर्मिनेशन की प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा है। तो आरएनए पॉल 2 जो है ये कैरी आउट करता है टर्मिनेशन, कैसे? यहाँ पे होता है कपलिंग। किस चीज की कपलिंग? सो दिस टर्मिनेशन इज कपल्ड विद द आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट। आरएनए जैसे जैसे बन रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वैसे वैसे ही टर्मिनेशन होगा साथ साथ में, इसीलिए कपलिंग या कपल टर्म हम यहाँ यूज कर रहे हैं, विद आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट। तो आरएनए जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसे वैसे ही जो टर्मिनेशन प्रोसेस है वो साथ साथ में ही हो जाएगी। अब ये साथ साथ में कैसे होती है? क्या होता है कि 3' एंड जो आरएनए का होता है वहां पे क्लीवेज हो जाती है। हमने बताया 5' to 3' डायरेक्शन में ये प्रोसेस हो रही है टर्मिनेशन की। जो 3' एंड आरएनए का बन रहा है ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ये आरएनए है। आरएनए का जो 3' एंड बन रहा है ये यहाँ पे क्लीव हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्लीव होगा, कुछ इसके लिए इंटरनल इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो टर्मिनेशन हो जाएगा, यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, 3' एंड जो है इट अंडरगोज क्लीवेज, तो इसका क्लीवेज हो जाता है, और क्लीवेज के बाद
क्या होता है, पॉलीएडिनाइलेशन हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, आरएनए की प्रोसेसिंग का एक इवेंट होता है, पॉली ए टेल ऐड होती है 3' एंड पे, तो वो ऐड हो जाएगी। तो 3' एंड अपने आप क्लीव हो जाएगा और बहुत सारे ए रेसिड्यूज ऐड हो जाएंगे 3' एंड पे, तो इसी की वजह से टर्मिनेशन वाली पूरी प्रोसेस हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो लास्ट आरएनए पॉलीमरेज है, जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज 3 बोलते हैं, ये कैसे टर्मिनेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करता है? तो इसके लिए क्या चीज चाहिए होती है? इसके लिए एक पॉलीयूरेसिल स्ट्रेच होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉलीयूरेसिल स्ट्रेच, बहुत सारे यू अटैच्ड होंगे एक रीजन पे, उस रीजन पे जाके जहां पे वो रीजन मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज को, वहीं पे वो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देगा, रोक देगा। ठीक है, तो यानी अगर मान लो कि डीएनए के टेम्पलेट सीक्वेंस में बहुत सारे ए हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या बनेगा, बहुत सारे यू बन जाएंगे। तो जब बहुत सारे यू वो बन गए तो उसके बाद ही टर्मिनेशन हो जाएगा, क्योंकि पॉलीयूरेसिल स्ट्रेच आरएनए पॉलीमरेज 3 को मिल गया है। इस पूरी जो टर्मिनेशन प्रोसेस है इसे बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन प्रोसेस। क्लियर है? तो हमने एक रो डिपेंडेंट प्रोसेस डिस्कस करी, एक कपलिंग वाली प्रोसेस डिस्कस करी और एक रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस डिस्कस करी। तो इसी तरीके से पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स के अंदर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजना, ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं, क्लियर कर सकूं। आगे आने वाली वीडियोस में हम आगे वाली प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन भी मुझे डिस्कस करना है, और आप सबके भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हो, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।